अगर किसी अमीर इंसान का बैंक अकाउंट देखोगे तो वो अक्सर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, यानी कि इतना ज़्यादा उसमें पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके पास वेल्थ रहती है, कंपनीज रहती हैं, बड़े बड़े एसेट्स रहते हैं, कई कंपनीज रहती हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है उनके पास, यानी और उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है। अपनी जो वेल्थ है उनकी वो लगातार बढ़ती रहती है। तो बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े एसेट्स हैं, कई महंगे महंगे एसेट्स हैं, मतलब कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान है और उनके पास। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये चीज़ें कैसे, और बैंक अकाउंट क्यों खाली रहता है? मतलब बैंक अकाउंट खाली तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी है, तो वो थोड़ा बहुत ही क्यों रखते हैं बैंक अकाउंट में? क्योंकि उनके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे जरिए हैं जिससे वो पैसा बना रहे हैं। कमाई नहीं है, पैसा बना रहे हैं। पैसा बनाना और पैसा कमाना बहुत अलग बात है, क्योंकि पैसा बनाना यानी जितना चाहो उतना बना सकते हो, लेकिन कमाना यानी कि कोई तुम्हें दे रहा है तो तुम्हें सिर्फ लिमिट से दे रहा है, ये होता है। देखो, लेकिन ये सब चीज़ें एक जगह नहीं होती, मतलब एक जगह नहीं होती है, क्योंकि कई कंपनीज हैं, कई एसेट्स हैं, कई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये सारी की सारी चीज़ें एक फंड में, यानी एक जॉइंट में नहीं, ये अलग अलग हैं। तो देखो, क्योंकि रिच लोग पैसा जमा नहीं करते, वे पैसा स्ट्रक्चर करते हैं। और आज की वीडियो में हम समझेंगे वेल्थ की आर्किटेक्चर होती क्या है, और ऊपर के स्तर पर पैसा ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। हम जाएंगे वेल्थ आर्किटेक्चर, यानी बहुत गहराई में, जहाँ से वेल्थ की जड़ निकलती है, वेल्थ बनती है। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम ये क्लियर ही कर लेते हैं कि वेल्थ आर्किटेक्चर आखिर है क्या, वेल्थ आर्किटेक्चर से कितनी वेल्थ बनाई जा सकती है, वेल्थ आर्किटेक्चर आखिर ऐसा क्या फंड है, मतलब फंड है यानी कि क्या फंडामेंटल है इसका। ऐसा देखो, अभी तुम्हारी डिसीजन एज है, अगर तुम 25 से 45 के बीच में हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है, ये तुम्हारी लाइफ डिज़ाइन करने की एज है। तो हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर तुमने एक भी डिसीजन गलत ले लिया तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर वहीं एक डिसीजन सही डायरेक्शन में ले लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ की जर्नी एकदम हैप्पी हो जाएगी। तो देखो, बात ये है, पहला सेक्शन जो हमारा 1 सेक्शन है, मनी वीएस वेल्थ स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक सिंपल डिफरेंस समझो, मनी, कैश, सैलरी, सेविंग, लिक्विडिटी, एसेट्स। वेल्थ यानी स्ट्रक्चर, ओनरशिप लेयर्स, कंपनीज, ट्रस्ट्स, रियल एस्टेट्स, इंटाइटल्स, और बाकी जो भी है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, यानी मिडिल क्लास पैसा जमा करता है, रिच पैसा स्ट्रक्चर करती है। देखो, क्लियरिटी वाली बात यही है, जो रियलिटी है और जो क्लियरिटी है, रियलिटी प्लस क्लियरिटी दोनों को मिक्स करके देखो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बहुत से लोग जो मिडिल क्लास हैं वो क्या कहते हैं, पैसा बैंक में जमा करो, 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, 6% का इन्फ्लेक्शन मिलेगा, मतलब साल में 3,000 का ब्याज लग जाएगा, और 6,000 तो नहीं, क्योंकि वो तो इन्फ्लेक्शन है। तो अब देखो, मिडिल क्लास पैसा जमा करता है, लेकिन उसे साल में सिर्फ 3,000 मिल रहा है, मतलब उसने बैंक में पैसा रख दिया अपना, अब पैसा मिल रहा है तो 3% के इंटरेस्ट से, अब जितना पैसा है उसका 3% मिलेगा सर, वो भी एक साल में। लेकिन जहाँ एसेट्स हैं, कंपनीज हैं, मतलब जो रिच लोग हैं, उन्होंने पैसा स्ट्रक्चर किया हुआ है अपने एसेट्स के अंदर, अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, या कोई भी, जैसे मान लो किसी ने जिम खोल दिया, ये एक एसेट है, या प्रॉपर्टी, ये चीज़ें जो होती है, जैसे रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट है, उसका घर मकान उसने बनाया, प्रॉपर्टी, अब उसे उसने किराए पे दे दिया, अगर बड़ा है तो ज़्यादा किराया भी ज़्यादा आएगा। ये तुम ये समझो, मतलब एग्जाम्पल समझो, मान लो किसी ने पैसा कमाया, ठीक है, मिडिल क्लास ने पैसा बैंक में जमा करा, अब वो 3% का इंटरेस्ट है, अब 3% का जब वो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो उसमें इन्फ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन 3% का मेन जो है रिटर्न वो दे रहा है बैंक, 3% का इंटरेस्ट दे रहा है। वही दूसरा एक रिच क्लास, मतलब एक रिच मैन
अगर पैसा स्ट्रक्चर करता तो वो स्ट्रक्चर कैसे करता है ये समझ लो ध्यान से। अगर उसने स्ट्रक्चर किया पैसे को, तो वो पैसा उसने ऐसे स्ट्रक्चर किया जैसे उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसने उसे रियल इस्टेट है, जैसे रियल इस्टेट में 5 लोग हैं, मतलब 5 लोग वहाँ रेंट पे रह रहे हैं, उसने रेंट पे दे दिया। अब रेंट उसका हर मंथली आ रहा है 5 लोगों का, मतलब हर एक जना, हर एक बंदा 5,000 दे रहा है, 5 लोगों का 25,000। अब ये समझो 5 लोगों का 25,000, तो जब 25,000 मंथली आ रहा है तो वहीं 12 महीने में, जहाँ बैंक 12 महीने में सिर्फ 3% का इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 महीने में उसके 3 लाख रुपए बने। मतलब 12 महीने में 3 लाख रुपए बने। ये होता है रेंट पे दे दिया, यानी पैसा स्ट्रक्चर करना। पैसे को ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है। अब जैसे मान लो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में अगर उसने पहले जो फाउंडेशन बनाई, नेटफ्लिक्स में उसने फाउंडेशन बना दी, नेटफ्लिक्स उसने बना दिया, क्योंकि आज का जो टाइम है वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क से चल रहा है। अब उसने नेटफ्लिक्स बना दिया, तो नेटफ्लिक्स आज जितना उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था नेटफ्लिक्स बनाने में, अपना ऐप बनाने में, अपनी कंपनी खड़ी करने में, उतना उससे कई गुना उसकी अर्निंग कितनी हो रही, इतनी ज़्यादा, कई करोड़ों अरबों में, क्योंकि करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे यूज़र्स हैं नेटफ्लिक्स के। नेटफ्लिक्स हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ। मतलब ये होता है पैसा स्ट्रक्चर करना, पैसे को स्ट्रक्चर में डालना। ये नहीं कि बस पैसा बैंक में पटक दिया, फिक्सेड डिपॉजिट कर लो बस, और कुछ मत करो। फिक्सेड डिपॉजिट करो, एफडी करो, ये करो, बाकी यही होती है मिडिल क्लास का माइंडसेट। मतलब मिडिल क्लास की थिंकिंग ये होती है। तो अगर मिडिल क्लास की थिंकिंग ये होती हो, तो जब तक वो अपनी थिंकिंग से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो मनी स्ट्रक्चर नहीं कर पाएगा। और अगर मनी स्ट्रक्चर कर लिया तो फिर वो मिडिल क्लास रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रिच में आ जाएगा, फिर दूसरी कैटेगरी में जाएगा, और रिच मैन वाली में। तो देखो सेक्शन 2 है व्हाई वेल्थ नीड्स स्ट्रक्चर। सवाल ये है अगर पैसा है तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों? मतलब पैसा है, मनी है, तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों? तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझो इधर। इसके 3 बड़े कारण होते हैं। पहला प्रोटेक्शन, वेल्थ को लूसिट से, टैक्सेस से, रिस्क से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और दूसरा होता है कंट्रोल, यानी रिच लोग एसेट्स वन नहीं करते, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और तीसरा यही आता है अपना कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। जो तीसरा अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन यानी ये समझो ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, ये इसके 3 कारण होते हैं। तो तीसरा कारण जो ये समझो कि कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल होती है। अभी मैं तुम्हें एकदम आसान सी लैंग्वेज में समझाऊंगा। स्ट्रक्चर से क्या होता है, कैपिटल इफिशिएंटली मूव होता है, टैक्स मतलब ऑप्टिमाइजेड ग्रोथ होती है, सिस्टम से मल्टीप्लाई होता है। तो ये होता है, यानी सिस्टम मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी पावर जो है वो यही है कि पैसा मल्टीप्लाई होता है। और रही बात, देखो पहला रीज़न यही था अपना कि टैक्स से बचाना, टैक्सेस से बचाना, यानी कि अगर मान लो तुम करोड़ों कमा रहे हो, अब तुम करोड़ों कहाँ से कमा रहे हो ये पूरी छानबीन नहीं होती है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले आएंगे, इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट से जो आएंगे इनकम टैक्स लेने, वो मतलब छापा मारेंगे एक हिसाब से। अब छापा मारा, अगर तुम्हारे घर में पैसा है, तुमने कहीं उसे यानी सिस्टम में नहीं लगाया, स्ट्रक्चर नहीं किया पैसे को, जिससे पैसा दिखना नहीं चाहिए। अगर पैसा दिखेगा तो टैक्सेस में जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र रहती है। तो ये होता है। देखो रिच लोग सबसे ज़्यादा महंगी महंगी तस्वीरें क्यों खरीदते हैं, फोटोज़, लग्जरी वॉच, ये क्यों खरीदते हैं? ये इसलिए खरीदते हैं ताकि बड़ी बड़ी लग्जरीज पेंटिंग खरीदते हैं और कई करोड़ों में खरीदते हैं। क्यों? ताकि टैक्सेस में पैसा ना जाए, दिखे ना पैसा किसी गवर्नमेंट को। इसलिए स्ट्रक्चर करो पैसे को एसेट्स में, कंपनीज में। ऐसे स्ट्रक्चर करोगे रियल एस्टेट में, कहीं भी तुम स्ट्रक्चर कर रहे हो पैसे को, बस बैंक में मत रखो। अगर बैंक में रखोगे तो वहाँ देखो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा।
क्योंकि अगर तुमने रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो एक तो पैसा दिख नहीं रहा है और दूसरा वहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, ये होता है स्ट्रक्चर। और तीसरा जो था मेरा वही था कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लाई होता है, पैसा मल्टीप्लाई होता है कंपाउंडिंग के जरिए। क्योंकि अगर पैसा मल्टीप्लाई ना हो तो कंपाउंडिंग नाम किस काम का, कंपाउंडिंग यानी पाउंड हो रहा है हर एक वक्त, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। और देखो अब तीसरा सेक्शन जो है वो है द 3 लेयर्स ऑफ वेल्थ आर्किटेक्चर। वेल्थ की आर्किटेक्चर यानी 3 लेयर्स में बनती हैं। देखो पहली होती है इनकम लेयर, मतलब जो पहली लेयर अपनी इनकम लेयर है। वेल्थ आर्किटेक्चर की 3 लेयर होती हैं और जिसमें से वेल्थ आर्किटेक्चर की अपन बात कर रहे हैं पहली लेयर की, तो पहली लेयर है इनकम लेयर। इनकम लेयर ये होती है, अभी देखो मैं और बताऊं तुम्हें, तो देखो इसे बिल्कुल ध्यान से समझो, इसे समझो इसे कि ये बेस लेयर है। यानी यहाँ पैसा आता है बिजनेस प्रॉफिट, डिविडेंड्स और रॉयल्टीज, फीस, कैश फ्लो सिस्टम्स। ये लेयर वेल्थ बनाती है, मतलब वेल्थ बनाती नहीं है, वेल्थ को फीड करती है, ये होता है। अब दूसरी लेयर क्या है अपनी, दूसरी लेयर ये है एसेट लेयर। इस लेयर में इनकम कन्वर्ट होती है रियल एस्टेट में, इक्विटी स्टेक्स में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैश फ्लो एसेट्स। ये लेयर वेल्थ बनाती है। और तीसरी लेयर अपनी जो होती है वो होती है कंट्रोल लेयर। यही सबसे पावरफुल लेयर होती है, कंट्रोल लेयर। ये सबसे पावरफुल लेयर है भाई। इसमें होते हैं देखो होल्डिंग कंपनीज, ट्रस्ट्स, फैमिली ऑफिसेज, कैपिटल इलेक्शन एंटिटीज। ये लेयर वेल्थ को कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है, मल्टीप्लाई करती है। जो तीसरी लेयर है अपनी वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल। क्योंकि वेल्थ को एक तो ये कंट्रोल करती है, दूसरा ये है कि प्रोटेक्ट करती है, और तीसरा जो है ये वेल्थ को कंपाउंड करती है। देखो सबसे पहली बात तो कोई भी मिडिल क्लास इंसान अगर रिच बनना चाहे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो ये करेगा कि मतलब इनकम आएगी उसकी, वो कहीं ना कहीं तो पहले जॉब करता होगा। क्योंकि अगर उसे उठना है, रिच बनना है, तो सबसे पहले मान लो उसे इनकम, वो कहीं जॉब करता है, वहाँ से उसे इनकम आ गई। अब इनकम आ गई, उसके बाद वो आता है एसेट में जाता है पैसा दूसरी लेयर में। जब पहली लेयर आ गई इनकम लेयर तो यहाँ फीस, डिविडेंड्स ये होता है, और दूसरे में आ गए तो एसेट्स, लिक्विडिटी सिस्टम्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स 3। ये सारी की सारी चीज़ें इनमें दूसरी लेयर आ गई। और जो तीसरी लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ये वेल्थ को कंट्रोल करती है, दूसरा वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, और तीसरा वेल्थ को कंपाउंडिंग करती है। अगर वेल्थ कंपाउंडिंग हो रही है और वेल्थ प्रोटेक्ट भी हो रही है साथ ही साथ। अब देखो जैसे रियल इस्टेट हुआ, तो तुम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ना तो अब वो गवर्नमेंट को तुम्हारा पैसा दिख रहा है, और यानी ये वेल्थ प्रोटेक्ट भी हो रही है और कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में है। तो पहले कंट्रोल तुम्हारे हाथ में और वेल्थ प्रोटेक्ट भी हो रही है। अब वेल्थ प्रोटेक्ट हो गई, कंट्रोल हो गया, अब पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। ना तो मतलब वेल्थ को कोई खतरा नहीं है, वेल्थ प्रोटेक्ट है, और ऊपर से रियल इस्टेट प्रोटेक्ट है और रियल इस्टेट पे मल्टीप्लाई करके पैसा दे रहा है। तो ये होता है क्या, कंट्रोल। यानी तीसरा जो हमारी मतलब अपनी जो तीसरी जो वेल्थ आर्किटेक्चर की लेयर है वो तीसरी लेयर यही है कि यहाँ पैसा कंट्रोल भी होता है। सेक्शन 4 द होल्डिंग कंपनीज प्रिंसिपल। रिच लोगों का एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है वो, देखो they don't own assets directly, then one companies that own assets। मतलब व्यक्ति होल्डिंग कंपनीज, फिर होल्डिंग कंपनीज से यानी सब्सिडियरी कंपनीज, फिर सब्सिडियरी कंपनीज से एसेट्स। इससे देखो रिस्क अलग होता है, टैक्स ऑप्टिमाइज होता है और कंट्रोल सेंट्रलाइज रहता है। यानी कि देखो रिस्क अलग हो जाता है, ऐसा नहीं रहता कि एक ही रिस्क, फिर रिस्क बढ़ जाता है, और रिस्क बढ़ा तो कोई खतरा रहता ही नहीं। क्योंकि सबसे मेन जो है वो है रिस्क बढ़ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ना। ये चीज़ें होती हैं, रिस्क अलग अलग हो जाता है, ऑप्टिमाइज होती है एक तो वेल्थ। देखो सेक्शन 5 है हाउ कैपिटल फ्लोस इनसाइड वेल्थ स्ट्रक्चर्स। वेल्थ आर्किटेक्चर में पैसा सीधा नहीं चलता। वेल्थ आर्किटेक्चर में पैसा सीधा क्यों नहीं चलता, देखो ये लेयर में मूव करता है। अब देखो एग्जांपल से समझो, मतलब
जनरेट करता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मूव्स टू होल्डिंग एंट्रीज, होल्डिंग एंट्रीज इलेक्टेज कैपिटल, कैपिटल गोज इंफॉर्मेशन न्यू एसेट्स into new assets create more cash flow returns to the structure। ये सर्कल रिपीट होता रहता है। मतलब बिजनेस प्रॉफिट, पहले बिजनेस में से बिजनेस प्रॉफिट में से मैंने बताया जो भी मतलब जो जनरेट करते थे प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसे रिपीट करती रहती हैं। स्ट्रक्चर में पैसा ऐसे ही घूमता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, तो तुम कहीं जॉब कर रहे हो, मतलब मान लो एक बंदा जॉब करता है कहीं और दूसरा बंदा स्ट्रक्चर करता है, तो देखो पहले बंदे को सीधे सीधे पैसा मिल जाएगा क्योंकि उसने जितना टाइम काम किया उसे उतना पैसा मिल गया। ये हो गया उसका सैलरी हो गई एक तो उसकी, और ये हो गया सीधा सीधा पैसा आ गया उसके पास। यहाँ कैश फ्लो सिस्टम जो है यानी जो मनी आर्किटेक्चर में फ्लो करता है वो ऐसे करता है जैसे होल्डिंग कंपनीज, अब कंपनीज हैं, फिर एसेट्स हैं, फिर एसेट्स के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है और बहुत सारे फंडामेंटल हैं। मतलब यहाँ से पैसा घूम घाम के पूरा के पूरा जनरेट होता रहता है। जैसे एक मृत्यु का काल चक्र जो दिखाया जाता है ना, एक घड़ी की तरह जो घूम घूम के सिर्फ एक ही केंद्र पर आता है। कभी भी घड़ी में देखना तुम, ये बीच में जो केंद्र होता है ना वहीं आता है सारा सिस्टम, वहीं आएगा। तो ये वेल्थ की आर्किटेक्चर ये है कि पैसा कभी भी सीधा नहीं जाता, पैसा घूम घाम के रिपीट होके वापस आ जाता है, यानी बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है अंदर ही अंदर, यानी बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है। ये होता है सेक्शन 6 द डिफरेंट बिटवीन रिच एंड वेल्थी। यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंट है, समझो इसे। रिच हाई इनकम, लग्जरी लाइफ स्टाइल, विजिबल स्पेंडिंग, शॉर्ट टर्म मनी। वेल्थी यानी कि जो वेल्थी पीपल हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एसेट्स में, ओनरशिप लेयर्स, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, साइलेंट ग्रोथ। रिच दिखते हैं, वेल्थ स्ट्रक्चर करते हैं, यही तो बात है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आप शॉर्ट टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म की वेल्थ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही टिकेगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ चाहते हो आप तो पेशेंस जरूरी है, और लॉन्ग टर्म की वेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म की वेल्थ अगर आपको चाहिए तो वो आपकी पूरी लाइफ के लिए वेल्थ बनेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में लॉन्ग वेल्थ बनेगी। अगर शॉर्ट टर्म की वेल्थ चाहते हो तो वो शॉर्ट टर्म बनेगी, जो आएगी तो दिखेगी तो, लेकिन ख़त्म हो जाएगी जल्दी, तुम फिर वही कंगाल हो जाओगे। इसलिए अगर वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये लॉन्ग टर्म का गेम है, इसे शॉर्ट टर्म के बहकावे में मत रहना। अब देखो बात ये आती है रिच और वेल्थी पीपल में डिफरेंट है। मिडिल क्लास रिच में डिफरेंट समझ लिया गया स्टार्टिंग में ही, लेकिन अब जो है, क्योंकि देखो मिडिल क्लास पैसा बैंक में रखता है, रिच लोग एसेट्स में करते हैं, लेकिन अब रिच लोग में और ये वेल्थी पीपल में डिफरेंट समझो। देखो रिच लोग क्या होते हैं, जो लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, बढ़िया एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, माना करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है माना, लेकिन वो लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, एकदम जितना पैसा आया खर्च कर रहे हैं बढ़िया एकदम। लेकिन वही वेल्थी पीपल क्या करते हैं, दिखावा नहीं करते, वो करते हैं मनी को स्ट्रक्चर एसेट्स में, कंपनीज में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, यानी वो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी लिक्विडिटी इसमें, यानी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें कंपाउंडिंग होता है, मल्टीप्लाई होता है मनी। तो ये सारी चीज़ें जो समझो। अब देखो डिफरेंट इसमें क्या है, डिफरेंट ये है कि जो वेल्थी पीपल है वो वेल्थी दिखेगा नहीं, लेकिन जो हाई इनकम वाला है, जो हाई अच्छा रिच है, वो लाइफ स्टाइल लग्जरी जीता है तो वो दिखेगा, और वो दिखेगा तो वो कभी अपनी वेल्थ नहीं बना पाएगा, यानी वेल्थ बनाएगा शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट वेल्थ। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग वेल्थ बनाना सिर्फ एक वेल्थी पीपल के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि वो मनी को इनविजिबल तरीके से कंपाउंड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है, और स्ट्रक्चर कर रहा है, कंपाउंड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पैसा किसके पास जाएगा, एक वेल्थी पीपल के पास, ना कि एक रिच मैन के पास। रिच मैन के पास सिर्फ उसकी हाई इनकम, हाई सैलरी जाएगी, ठीक है, हाई सैलरी हाई इनकम, यानी कि उसने छोटा मोटा कोई एसेट बना लिया, ठीक है, उसमें से उसका पैसा है, उसने फिर खर्च कर दिया,
ये होगा विजिबल मनी। विजिबल मनी भी यही, और स्पेंडिंग में खर्च कर दिया। ये चीज़ हो गई। यानी रिच पीपल और वेल्थी पीपल में डिफरेंट है। यानी डिफरेंट ये है कि एक तो रिच पीपल दिखाते हैं यानी विजिबल टाइप, और वेल्थी पीपल इनविजिबल टाइप, यानी कि उनकी वेल्थ दिखती नहीं, कंपाउंड होती है, मल्टीप्लाई होती है एसेट में, कंपनीज में, और कई सारे स्ट्रक्चर्स में, मतलब और कई सारे सिस्टम में स्ट्रक्चर हो जाता है पैसा। ये होता है डिफरेंट। अब देखो स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनती। सबसे बड़ा पिलर जो है, देखो बात वही है, सेक्शन 7 जो है टाइम द हिडन आर्किटेक्चर ऑफ वेल्थ। वेल्थ आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा पिलर है टाइम, यानी एक स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनते। अगर तुम चाहो कि 5 दिन का खाना एक दिन में खा लो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक दिन में खा लिया तो अगले 5 दिन में तो फिर तुम्हारा हो गया काम। ये होता है वेल्थ आर्किटेक्चर। कोई एक दिन का खेल नहीं है जो एक दिन में बन जाए, ये टाइम का खेल है। टाइम के साथ बढ़ता रहेगा ये, लेकिन टाइम इज़ द गॉड। टाइम को गॉड इसलिए कहा गया है क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो टाइम के साथ बढ़ेगा, तो पेशेंस जरूरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो ये बनता है एयर्स ऑफ कैश फ्लो, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, लेयर्ड मतलब ओनरशिप्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, टाइम स्ट्रक्चर की मल्टीप्लाई करता है। देखो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि टाइम स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करता है। मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में तुम पेशेंस रखोगे उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, उतना ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, उतनी ज़्यादा तगड़ी वेल्थ बनेगी, उतनी ज़्यादा हाई वेल्थ बनेगी। ये होता है। क्योंकि देखो टाइम को भगवान इसलिए ही कहा गया है क्योंकि अगर तुम आज इस जीवन में हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही, ये समझो कि तुम्हारे लिए आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसका शुक्रिया अदा करना इम्पॉसिबल है, तुम इसे शब्दों से बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईश्वर की प्रकृति की देन है तुम्हारा शरीर, और इसमें टाइम इज़ द गॉड। टाइम बहुत कीमती चीज़ है। अगर तुम एक एक सेकंड गंवा रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बात वही है कि टाइम स्ट्रक्चर करता है, टाइम स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करता है। टाइम ज़्यादा होगा यानी लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा तगड़ी वेल्थ बनेगी। ये होता है। और देखो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करो सही तरीके से, थिंकिंग के साथ, मतलब अपग्रेड करो अपनी थिंकिंग, स्टडीज़ करो। अगर स्टडीज़ करना है तो इन्वेस्टमेंट्स की बुक्स पढ़ो, या बहुत सारा, आज तो इतना सारा सोर्सेज है नॉलेज लेने का कि कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी बुक से। और ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो स्टडी यानी पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, तो तुम सही तरीका और सही स्ट्रेटेजी के साथ अपना डिसीजन लोगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है आपकी ये डिसीजन एज है, अगर आपने एक भी डिसीजन गलत ले लिया तो ये आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। इसलिए सही तरीके से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, और स्टडीज़ करो, ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के जरिए संत कबीरदास जी ने दोहे बना दिए। बताओ, ये होता है ऑब्जर्वेशन का पावर। अब देखो जो सेक्शन 8 है, वाई मोस्ट पीपल नेवर बिल्ड वेल्थ आर्किटेक्चर। तीसरा मतलब 3 रीज़न है। तो पहला है इनकम ट्रैप, लोग इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब मान लो कोई एक बंदा किसी के यहाँ जॉब करने जाता है, सैलरी लेता है, उसे सिर्फ उसकी सैलरी से फ़र्क पड़ेगा। उसे ये नहीं पता इस सिस्टम में आर्किटेक्चर क्या है, इस सिस्टम को बनाया किसने, आखिर इस सिस्टम को चलाया कैसे जाता है, ये नहीं। उसे सिर्फ इनकम ट्रैप से मतलब, यानी वो चाहता ये है कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मुझे ये इनकम मिल जाए तो मेरी लाइफ पूरी सुधर जाए। यानी मुझे सिर्फ इनकम से मतलब, मुझे और कुछ किसी से मतलब नहीं, मुझे इनकम से। ये होता है पहला ट्रैप, इनकम ट्रैप। अब दूसरा ये होता है कंज्यूमेशन प्रेशर। देखो लाइफस्टाइल जल्दी अपग्रेड कर देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है, लाइफस्टाइल जल्दी अपग्रेड करना है, लोगों को दिखावा करना है। कार नहीं है लेकिन EMI पे कार लेंगे, लेकिन लेना है हमें, दिखावा करना है। ये होता है दूसरी लेयर, यानी प्रेशर रहता है। तीसरी चीज़ जो होती है, तीसरी लेयर जो होती है, यानी तीसरा जो होता है वो होता है लक ऑफ सिस्टम थिंकिंग। एसेट तो खरीद लेते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। अब एसेट खरीद लिया तो सिर्फ एसेट में फंस जाएंगे, सिस्टम बनाने की बात ही ख़त्म।
सिस्टम बनेगा कैसे? जब तक तुम सिस्टम में नहीं उतरोगे, तुम सिर्फ एसेट्स तक ही सीमित रहेगा। अगर एसेट्स ले लिए लेकिन सिस्टम नहीं बना रहे हो तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मनी, तुम्हारी वेल्थ कैसे बनेगी? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात ये आती है कि देखो सेक्शन 9 द आर्किटेक्चर माइंडसेट। वेल्थ आर्किटेक्चर बनाने के लिए सोच बदलनी जरूरी है। मतलब देखो वेल्थ आर्किटेक्चर, वेल्थ बनानी है तो इसके लिए अपना माइंडसेट अपग्रेड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में यही कहा है कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। यानी ये जो मन है तुम्हारा, ये भगवान श्री कृष्ण का रूप है। ये समझो कि वो परमात्मा का रूप है। ये माइंडसेट इतना पावरफुल है कि ये जो सोच ले, जो ठान ले, वही करके ही रहता है। ये होता है दृढ़ संकल्प। तो देखो अगर अपना माइंडसेट अपग्रेड करना है तो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से तो जुड़े ही रहना, बाकी कम्युनिटी से जुड़े रहना, और इंस्टाग्राम पे भी जुड़े रहना, व्हाट्सएप चैनल पे भी नई नई इंसाइट्स आती रहती हैं। रोज़ अपग्रेड करना अपने माइंडसेट को, क्योंकि अगर अपना माइंडसेट बदलेगा तभी सिस्टम बदलेगा। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि पुरानी जो ओल्ड थिंकिंग थी वो ये थी कि मैं कितना कमा रहा हूँ, लेकिन अब जो नई सोच है वो ये है कि मेरा पैसा स्ट्रक्चर कैसा है। पुरानी सोच कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट बना सकता हूँ जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करे, समझ रहे हो? ये दूसरी सोच है कि ये नहीं कि कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ। ये दूसरी सोच ये है कि मैं कैसा सिस्टम बनाऊँ जो इन्वेस्टमेंट्स को और ज़्यादा क्रिएट करे। ये होता है। अब सेक्शन 10 द 5 पिलर ऑफ वेल्थ आर्किटेक्चर। रियल वेल्थ 5 पिलर्स में खड़ी होती है। तो पहला होता है कैश फ्लो सिस्टम्स, यानी रेगुलर इनकम सोर्सेज। दूसरा होता है एसेट्स कन्वर्सेशन इनकम, फिर एसेट्स। तीसरा होता है ओनरशिप स्ट्रक्चर्स, होल्डिंग कंपनीज, इंटिटीज। तीसरा वो चौथा होता है यानी कैपिटल एलोकेशन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पांच होता है टाइम, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। टाइम इज द गोल्ड। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, अगर तुम शॉर्ट टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में बनाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है, क्योंकि कंपाउंडिंग है, मल्टीप्लाई है, इसलिए। सेक्शन 11 आता है साइलेंट वेल्थ प्रिंसिपल। वेल्थ आर्किटेक्चर नॉइजी नहीं होती, मतलब हैंडलिस नहीं होती, सोशल मीडिया पर नहीं होती, लग्जरी रील्स में नहीं होती। वह होती है मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स में, ओनरशिप चार्ट्स में और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। रियल वेल्थ इज इंजीनियर्ड नॉट डिस्प्लेयर्स। देखो अगर तुम सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो सिर्फ पैसे पर फोकस मत करो, स्ट्रक्चर पर फोकस करो, क्योंकि इनकम टेम्परेरी है, एसेट पावरफुल है, लेकिन स्ट्रक्चर ही एम्पायर बनाता है। मनी मेक्स यू रिच, स्ट्रक्चर मेक्स यू वेल्थी, और यही है वेल्थ, द वेल्थ आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर ऑफ वेल्थ। और यही है द आर्किटेक्चर ऑफ वेल्थ, क्योंकि जो रियल वेल्थ होती है वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखती, यूट्यूब पर नहीं दिखती, वो किसी के फेक सोशल मीडिया न्यूज़ पर नहीं दिखती, वो दिखती है लीगल डॉक्यूमेंट्स में। अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास, प्रूफ है तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारी लीगल वेल्थ है, यही होती है। तो देखो अगर अपना माइंडसेट अपग्रेड करना चाहते हो, सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, तो सीरीज से जुड़े रहना। अपनी फाइनेंशियल एम्पायर की सीरीज आती है, हर मंडे आती है, उस सीरीज से जुड़े रहना। लगातार सीरीज से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा माइंडसेट हर वीक अपडेट होता रहेगा, और जिससे तुम्हारी थिंकिंग और रियलिटी क्लियरिटी से क्लियर होती जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे जुड़े रहना, इंस्टाग्राम पे तो जुड़े ही रहना, लेकिन साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब पे भी, क्योंकि अगर अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो ये डिसीजन आपका है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हो तो आप एक ना एक दिन अपनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। अगर नहीं जुड़े रहते तो ये भी आपकी डिसीजन, आपकी ही चॉइस है। अगर नहीं जुड़ा रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वही जीवन भर लाइफ सिर्फ दूसरे के नीचे काम करके, जॉब करके यही पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, पूरी लाइफ ख़त्म करनी है, पूरी लाइफ में कोई गोल नहीं, कोई वेल्थ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका डिसीजन है। बाकी कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिख देना। बाकी कम्युनिटी से जुड़े रहना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।